रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के नागरिक शास्त्र विषय का अध्याय 5, जिसका नाम है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। इसके सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, चाहे वो पाठगत प्रश्न हो चाहे ये उसके अभ्यास प्रश्न हो। तो अगर आप लोगों को पाठगत प्रश्न लगे कि आपके पाठ से नहीं है तो अभ्यास प्रश्न डायरेक्ट जाके देख लिया करिए। आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन आपके बुक से नहीं है, लेकिन ये पाठगत प्रश्न मैं पहले दिखाता हूँ, उसके बाद अभ्यास प्रश्न दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को अभ्यास प्रश्न देखना है तो आप आगे स्किप करके थोड़ी सी वीडियो जाइएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है तो आप यहाँ से पूरा पढ़िए, ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, आप लोगों का पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर का, कौन से सब्जेक्ट का, कौन से चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को। और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा यानी कि घंटे का निशान आएगा, उस पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसमें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पाठगत प्रश्न होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। पाठगत प्रश्न है पहला कि आपको ऐसा लगता है कि किसी कि इस तरह की न्याय व्यवस्था में एक आम आदमी, आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर लिखा गया है, इस तरह की न्यायिक व्यवस्था जहाँ किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसका तबादला किया जा सकता है, वहाँ एक आम आदमी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं जीत सकता, क्योंकि इस स्थिति में न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकते हैं और वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसले सुनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी नेता के पास अधिकार है कि वो किसी न्यायाधीश का तबादला कर सकता है या फिर उसको उसके पद से हटा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से अपना जो फैसला होगा वो नहीं सुनाएगा आदमी के पक्ष में, वो हमेशा जो अपना फैसला सुनाएगा वो हमेशा नेता के पक्ष में ही सुनाएगा। दूसरा प्रश्न है, दो वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों है? यहाँ पे देख लीजिए, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य है। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा गया है, 2 पॉइंट पूछा था आपसे। पहला पॉइंट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट है, स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तीसरा यहाँ पे आप क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्यों के लिए 2 वाक्य लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। और यहाँ पे पेज भी मैं लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके बुक के कौन से पेज पे ये चीज़ लिखी गई है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका उत्तर है, अपील व्यवस्था से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में उस फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है। अब यहाँ पे है तालिका अध्ययन, आपके बुक में लिखा गया है, यहाँ पे तालिका दी गई है, अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका के दिए गए खाली स्थानों को भरिए। विवाद की किस्म है, उदाहरण यहाँ पे लिखना है आपको, उदाहरण मैंने नीचे लिख दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, विवाद की किस्म है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला यहाँ पे इसके सामने भरा जाएगा। नीचे लिखा गया नंबर 1 में, उदाहरण में, सरदार सरोवर बांध को लेकर केंद्र और राज्य सरकार यानी कि गुजरात की राज्य सरकार के बीच विवाद है। दूसरा है 2 राज्यों के बीच विवाद, इसके अंदर लिखा गया उदाहरण में, 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा राज्य में पानी को लेकर विवाद चल रहा है। तीसरा है 2 नागरिकों के बीच विवाद, तीसरा यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण लिखा गया है, पड़ोसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना। और चौथा है ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। चौथा है यहाँ पे अस्पताल द्वारा घायल व्यक्तियों को भर्ती करने से इनकार करना। ये आपका तालिका भी हो गया मैच। अब यहाँ पे आता है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें। यहाँ पे कानून की शाखा भरना है और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया लिखना है। उल्लंघन का विवरण यहाँ पे लिखा गया है, कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। अब इसमें नीचे देख लीजिए, लिखा गया कानून की शाखा है फौजदारी और दूसरी है दीवानी। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है? पहला, फौजदारी में FIR दर्ज कराई जाती है और उसके बाद दूसरे पॉइंट में पुलिस जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। दीवानी कानून में देख लीजिए, यहाँ पे पहला पॉइंट है,
प्रभावती पक्ष की ओर से न्यायपालिका में एक याचिका दायर की जाती है। और दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंटिंग गड़बड़ हो गई है, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। अब आता है आपका अभ्यास का प्रश्न। यहाँ पे आपके बुक में जो पीछे अभ्यास में प्रश्न दिए गए होंगे, अब यहाँ से आपका शुरू होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा गया है। इसका उत्तर देख लीजिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पहला यहाँ पे है पॉइंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक अभी करंट का हाल फिलहाल का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कृषि कानून। कृषि कानून को सरकार ने यानी कि विधायिका ने थोप दिया है लोगों के ऊपर, बिना किसानों से पूछे, बिना उनसे सलाह लिए, और उस चीज़ को किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इतने दिन से धरना चल रहा है और सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन किसानों के बारे में सोच नहीं रही। इतने दिनों से वो सड़क पे धरना देते हुए, ठंड का मौसम है तो पड़े हुए हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे हाल ही में न्यायपालिका ने उसमें हस्तक्षेप किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझा के लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर लिखा गया है इसका, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है न्यायिक समीक्षा, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है, ठीक, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय कानून को रद्द कर सकता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उसे न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता है इस तरीके से न्यायालय व्यवस्था है। निचली अदालत है, उच्च अदालत है, उसके बाद सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर यहाँ पे लिखा गया सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला को दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई। सुभाष चंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उसे दोषमुक्त कर दिया गया। दूसरा है उच्च न्यायालय, सुधा की मौत एक दुर्घटना थी क्योंकि तीनों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों बरी कर दिए गए। और निचली अदालत है, लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के ज्येष्ठ सुभाष को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले निचली अदालत लिखना है, फिर उच्च न्यायालय लिखना है, फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय लिखना है। ठीक है, पहले आप निचली अदालत में आप अपील करते हैं, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय में करते हैं। उसमें अगर आप उसके निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं आप। चौथा क्वेश्चन है, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत है उनके सामने उनको ठीक करिए। ठीक है, क है, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। ख है, वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पहले आप निचली अदालत जाएंगे, फिर उच्च न्यायालय जाएंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला दे दिया तो उसके फैसले को आप निचली अदालत में या फिर उच्च न्यायालय में आप नहीं उसका कर सकते हैं, उसके लिए अपील नहीं कर सकते। अगर उच्च न्यायालय उसको गलत फैसला लगता है कि उच्च न्यायालय ने गलत फैसला किया है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो उसके लिए अपील फिर से उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते, आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ग है, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा
निचली अदालत में जा सकते हैं? तो देख लीजिए यह बिल्कुल गलत है। देख लीजिए ग, निचली अदालत के फैसले से के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे लिखा भी गया है, सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे ऊपरी अदालत है, इसके फैसले के खिलाफ निचली अदालत में नहीं जाया जा सकता है। अब आपका आता है 5वां प्रश्न यहाँ पे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम थी? अब यहाँ पे जनहित याचिका है, यहाँ पे पहला पॉइंट, 4 पॉइंट यहाँ पे है, बारी बारी से इसको देख लेते हैं। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। तीसरा पॉइंट है, यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के में दायर की जा सकती है। ठीक है, अब जनहित याचिका जो है देख लीजिए, यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। और चौथा पॉइंट है, अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार, जिसको टेलीग्राम कहते हैं, को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब 6वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था। उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा। 4 पॉइंट यहाँ पे भी लिखा गया। पहला पॉइंट है, कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। ठीक। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, जीवन के अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। और तीसरा पॉइंट है, इस मुकदमे में याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों में रहते हैं और उन्हें वहां से हटाने की मांग की जा रही थी। और चौथा पॉइंट है, अगर उन्हें झुग्गियों या पटरी से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा, वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार वे जीवन के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। 7वां क्वेश्चन है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बताइए। उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, हासिमपुरा हत्याकांड। यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी 4 पॉइंट में बताया गया है। हासिमपुरा उत्तर प्रदेश में पीएसी की हिरासत में 22 मई 1987 को 43 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। उनके परिवार पिछले 20 साल से न्यायिक संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए। दूसरा यहाँ पे है पॉइंट, इस हत्याकांड में मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलम्ब हुआ उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तीसरा यहाँ पे है इसके बाद का पॉइंट, यह मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसमें प्रोविजनल आर्ड कांस्टेब्यूलरी यानी कि पीएससी जिसको कहते हैं कि 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों में मुकदमा चल रहा है। और चौथा है, इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के ही बयान दर्ज किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, सोच लीजिए 1987 में ये घटना घटी और अभी तक 2007 तक ये जो लिखा गया है सिर्फ 3 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो यानी कि 20 साल का समय हो गया और इतनी देरी में अगर किसी को मिलेगा इंसाफ, तो इंसाफ लेने वाला समझ रहे हैं ना कि 1987 का इंसाफ अगर 2007 तक नहीं मिला तो वो इंसाफ में देरी ही है और इस तरीके से इंसाफ की हत्या हो रही है। आपका क्वेश्चन यही था, इंसाफ का कत्ल हो रहा है। अब 8वां क्वेश्चन है, देख लीजिए। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज 65 के शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द के वाक्य बनाइए। उत्तर यहाँ पे बरी करना पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने सुधा गोयल केस में सुभाष चंद्र को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। अपील करना, आरोपियों ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। तीसरा मुआवजा है वर्ड, न्यायालय पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। बेदखली, इसके बारे में देख लीजिए, लिखा गया रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वालों को अदालत ने वहां से बेदखल कर दिया। और 5वां है उल्लंघन, यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो अदालत में जा सकता है। अब 9वां क्वेश्चन है, यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। आपके बुक में ये पोस्टर लिखा गया है, भूख से मौत जिम्मेदार कौन, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा उसमें।
इसमें नीचे इसका उत्तर दिखाया गया है, मैं सीधे इसके उत्तर पे आता हूँ। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्व की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को जो पाठ्यपुस्तक है आपकी, उसकी पेज नंबर 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में चित्र से निबंध मिलाकर देखिए। उत्तर यहाँ पे है सरकार के दायित्व प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट है यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े। तीसरा पॉइंट है भूख की मार सबसे ज़्यादा झेलने वाले जैसे बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि पर सरकार की विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। और चौथा पॉइंट है सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु ना हो। दूसरा यहाँ पे है राजस्थान और उड़ीसा में सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था, जबकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे थे। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिटरेचर यानी कि PUCL नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि सरकार के गोदाम अनाज से भरे हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिए कि नए रोजगार पैदा करें, राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराएं और बच्चों को स्कूल में दोपहर भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो ये पूरा आपका आज का चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझा सकूँ अपने शब्दों में, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे समझाता तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती, तब पर भी ये 15 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई होगी। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों की वीडियो और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर उनको भी NCERT के किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को इसके अलावा अन्य किस सब्जेक्ट का, NCERT के किस क्लास के किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियो आप तक पहुंच जाए 24 से 48 घंटे के अंदर। उसके लिए सिर्फ आपको इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।